गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो है आप लोग को क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम जो है लेक्चर 8 तक अपलोड कर चुके थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बताया गया था कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, पराक्साइड प्रभाव क्या होता है, खेरस प्रभाव क्या होता है, और साथ साथ में ये भी बताया गया था कि हेलोएरिन बनाने की विधि क्या होती है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, हेलोएरिन जो बनाने की विधि बताया गया था उसमें हम आपको जो है औद्योगिक विधि या रसिक प्रक्रम की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि रसिक प्रक्रम के तहत जो है हेलोएरिन कैसे बनता है, रसिक प्रक्रम के द्वारा हेलोएरिन कैसे बनता है। तो इस प्रक्रम को पढ़ने के लिए, इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए कुछ चीजों को जानना अत्यधिक आवश्यक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको बेंजीन लेना होगा। इसमें बेंजीन, तो बेंजीन की क्या चाहिए, बेंजीन की वाष्प चाहिए। बेंजीन का क्या चाहिए, वाष्प चाहिए। आप बेंजीन का तो अणुसूत्र जानते ही हैं, C6H6। ये क्या होता है बच्चों, बेंजीन का अणुसूत्र होता है। संरचना जान ही रहे हैं। दूसरा क्या चाहिए आपको, सेकंड चाहिए कि HCl चाहिए और O2 का मिश्रण। मतलब ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस दोनों का क्या चाहिए, मिश्रण चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज जो है जो हमें आवश्यक होती है वो है कम से कम 260 अंश सेल्सियस ताप चाहिए। 260 अंश सेल्सियस ताप चाहिए और एक उत्प्रेरक चाहिए जो कि क्या है, कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड है। तो एक उत्प्रेरक आप याद रखेंगे, कॉपर क्लोराइड, और 260 अंश सेल्सियस ताप याद रखेंगे, और साथ साथ में आप बेंजीन वाष्प को याद रखेंगे, और इसके बाद जो है हम HCl और O2 को भी याद रखेंगे। अगर इन चीजों को आप याद कर सकते हैं ढंग से तो आपको क्या करना होगा कि इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। चलिए डिस्कस करते हैं कि रसिक प्रक्रम होता क्या है। चलिए देखते हैं रसिक प्रक्रम होगा क्या। ये बच्चों हेलोएरिन बनाने की विधि है। इससे पहले जो है हेलोएरिन बनाने की कुछ विधियां बताई भी गई हैं। तो देखते हैं हेलोएरिन बनाने की ये विधि है। हमारे पास मान लीजिए बेंजीन वाष्प है। क्या है, बेंजीन वाष्प। ठीक है। आप जानते हैं चाहे आप रिंग लगाएं बीच में, या रिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, और क्या किए हुए हैं जो अभी आपको बताया गया कि आप क्या लेंगे, HCl लेंगे और ऑक्सीजन गैस दोनों का क्या लेंगे, मिश्रण लेंगे। ठीक है। तो आप ये जानते हैं ये क्या है बच्चों, ये बेंजीन वाष्प है। ये क्या है, बेंजीन का वेपर है, वाष्प है। ठीक है, वाष्प है, ये बेंजीन की वाष्प है, और ये HCl और O2 का क्या है, मिश्रण है। अब हम क्या करें, इसमें ताप लिए हुए हैं 260 अंश सेल्सियस ताप लगाया गया है। 260 अंश सेल्सियस ताप लगाया गया है, और जो इसमें उत्प्रेरक लिया गया है वो CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड है उत्प्रेरक के रूप में। हम जानते हैं हमें बनाना क्या है, हेलोएरिन बनाना है। क्या बनाना है, हेलोएरिन बनाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हेलोएरिन बना देंगे। तो ये हेलोएरिन आपका बन चुका है। इस प्रकार से आप अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा लीजिए, और एक यहाँ हेलोजन लगाए हैं, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ हम HCl लिए इसलिए क्लोरीन बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंसी भी बराबर कर लेते हैं। तो बैलेंसी देखिए, यहाँ पर बेंजीन का 2 अणु लगता है। अगर यहाँ बेंजीन का 2 अणु लगेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बेंजीन का कितना अणु होना चाहिए, 2 अणु होना चाहिए। ठीक है। अगर बेंजीन यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 हो जाना चाहिए। और देखो इसके अनुसार क्या हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्लोरीन भी 2 हो जा रहा है। अगर क्लोरीन 2 हो जा रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये भी 2 हो गया। तो क्लोरीन भी 2 हो गया, वहां भी 2 हो गया क्लोरीन। और देखो कि हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो याद रखिए आप, इसमें क्या निकलता है, जल बाहर निकलता है, पानी, जल बाहर निकलता है। अब कितना निकलेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मात्रा में 2 है, इसलिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराया गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब हम सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं, क्या बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ बेंजीन का 2 मॉलिक्यूलर है, या बेंजीन 2 है मात्रा में, तो यहाँ भी बेंजीन 2 है। ठीक है। अब यहाँ देखो 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन में 2 से गुणा करने पर 2 क्लोरीन हो जा रहा है। और देखो ध्यान से कि यहाँ अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो आप जानते हैं प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन टोटल हमारे पास इधर है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 हाइड्रोजन हो गया।
अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। मतलब ये कि ये रिएक्शन जो है पूर्णतः बैलेंस अवस्था में है। अब हम इसका डेफिनेशन आपको बता दें, डेफिनेशन या आप लिखेंगे क्या इसमें, तो औद्योगिक स्तर पर बेंजीन वाष्प को, औद्योगिक स्तर पर बेंजीन वाष्प तथा या बेंजीन वाष्प को HCl और O2 के मिश्रण के साथ 260 अंश सेल्सियस ताप पर कॉपर क्लोराइड पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। एक और बार सुन लीजिए, एक और बार सुन लीजिए। औद्योगिक स्तर पर बेंजीन वाष्प को या बेंजीन वाष्प तथा HCl और O2 के मिश्रण को 260 अंश सेल्सियस ताप पर कॉपर क्लोराइड पे प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता। तो अभी ये क्या हुआ है, हेलोएरीन बनाने की विधि भी खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण पढ़ने के बाद जो हम रासायनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले भौतिक गुण देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए भौतिक गुण को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, भौतिक गुण में पहला पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि जो एल्किल हैलाइड होता है या हेलोरीन बोल सकते हैं उसको, आप हेलोएल्केन बोल सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, रंगहीन होता है या कलरलेस कंपाउंड होता है। तो आप कह सकते हैं जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो क्या होता है, वो रंगहीन होता है। आप इसको याद रखिएगा। तो एल्किल हैलाइड रंगहीन होता है। परंतु जो ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है वो प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो आप याद रखेंगे जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है, ये क्या होता है, प्रकाश के संपर्क में आने पर, तो संपर्क में आने पर क्या होता है बच्चों, प्रकाशित होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो ब्रोमीन होता है या जो आयोडीन होता है वो प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो एल्किल हैलाइड होता है या हेलोएल्केन जो होता है वो बच्चों क्या होता है, रंगहीन होता है। और क्या होता है इसमें, जो ब्रोमीन होता है या जो आयोडीन होता है वो प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होता है, प्रकाशित होता है। चलिए दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। जैसे जो छोटे कंपाउंड होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं और उससे जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो द्रव अथवा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हो गया मान लीजिए मेथिल मतलब एक कार्बन, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड हो गया या एक मेथिल ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया या एथिल क्लोराइड हो गया। तो जैसे देख लीजिए कि मेथिल क्लोराइड का मतलब होता है बच्चों CH3Cl, तो ये मेथिल क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से मेथिल ब्रोमाइड का मतलब होता है CH3Br, ये मेथिल ब्रोमाइड हो गया। एथिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3CH2Cl, तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया आदि जो होते हैं ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। ठीक है,
हम आपको पहले बता चुके हैं, जो निम्नतर कंपाउंड होते हैं या जो छोटे यौगिक होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अथवा ठोस अवस्था में। तो कहने का मतलब ये छोटे छोटे कंपाउंड हैं तो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि जो इसके उच्चतर सदस्य होते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर उच्चतर सदस्य क्या होते हैं, तो उच्चतर जो सदस्य होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, वो द्रव अथवा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड गैस अवस्था में पाए जाते हैं और जो उससे उच्चतर सदस्य होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अथवा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो समायवी हैलो एल्केन होते हैं, जो समायवी हैलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक कम होता जाता है। श्रृंखलन का मतलब होता है ब्रांचिंग। जैसे मान लीजिए हम 4 कार्बन का कोई कंपाउंड लिए हुए हैं हैलो एल्केन का, अगर उसमें हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाएं तो जो भी समायवी हैलो एल्केन होंगे उनका जो क्वथनांक होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक कम होता जाता। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 कार्बन का कोई एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो 4 कार्बन के मान लीजिए हो गया CH3 CH2 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 Br, ये 4 कार्बन का एक कंपाउंड लिया गया है। इसका वास्तव में जो नाम है वो क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि ब्रोमो ये हो गया 4 कार्बन के लिए, ब्यूटेन आप जानते ही हैं, तो ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें श्रृंखलन बढ़ा रहे हैं, ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसी को हम यहां मान लीजिए कर दिए तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 और क्या हो जाएगा Br। थोड़ा ब्रांचिंग बढ़ गया इसमें। अगर हम ब्रांचिंग और बढ़ाएं तो और बढ़ाने पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा CH3 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 और क्या हो जाएगा Br। तो इस प्रकार से इसमें ब्रांचिंग बढ़ाया गया है और ब्रांचिंग बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, इसमें क्वथनांक क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो आप एक लाइन में देखेंगे कि श्रृंखलन, ठीक है, श्रृंखलन बढ़ाने के साथ साथ क्वथनांक क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि जो श्रृंखलन अगर बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है, कम होता जाता है। कैसे, वो देख लीजिए। अगर आप यहां देखिए, यहां 4 कार्बन का एक यौगिक लिया गया है और यहां सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसको ज्यादा ऊर्जा देनी होगी। आप यहां देख रहे हैं पहले की अपेक्षा जो है सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ कम ऊर्जा देकर इसको बॉईल करना होगा। और आप यहां देखें यहाँ क्षेत्रफल और कम हो गया। अगर क्षेत्रफल और कम हो गया, यहाँ पर क्राइटेरिया कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है इसको कम ऊर्जा देकर ही बॉईल किया जा सकता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं समायवी हैलो एल्केनों में तो क्या होता है, इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता जाता है। देख लीजिए आप, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है, सब में वही कार्बन है। ठीक है, पर इनमें क्या आ गया, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ब्रांचिंग का परिवर्तन किया गया है, जिससे इनका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगले पॉइंट को चलिए देखते हैं। अगले पॉइंट तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मिटा देते हैं और इसके बाद अगले पॉइंट को बता देते हैं आपको। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में आबिले होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो आप याद रखेंगे, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड, तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में आबिले होते हैं। जल में क्या होते हैं, आबिले होते हैं। ठीक है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में आबिले होते हैं। और ये क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं बच्चों, विलेय होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि
जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कार्बनिक विलायक क्या है। तो कार्बनिक विलायक का मतलब होता है, कार्बनिक विलायक में आता है आपका बेंजीन, बेंजीन हो गया या ईथर हो गया, तो ये सब क्या है बच्चों, ये कार्बनिक विलायक है। ठीक है, तो कार्बनिक विलायक ये है। तो कहने का मतलब ये हो गया जो एल्किल हैलाइड होता है वो जल में अविलेय होता है, आघुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है, विलेय हो जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि एक फेमस रिएक्शन है नाभिक रागी, नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमें ये पढ़ना है इसमें, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वास्तव में नाभिक रागी क्या होता है। अगर हम नाभिक रागी पता कर लेंगे तो हमें जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ना जो है थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं पहले नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। और नाभिक रागी को जो प्रदर्शित किया जाता है वो NU से प्रदर्शित किया जाता है। देखो ध्यान से, ये छोटा लेटर लिया गया आगे वाला, तो ये आपका NU हो गया। तो नाभिक रागी को NU से प्रदर्शित किया जाता है या NU- से प्रदर्शित किया जाता है, या NU- से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, नाभिक रागी को जो है NU से प्रदर्शित किया जाता है या NU- से प्रदर्शित किया जाता है। अब वास्तव में जानना ये जरूरी है कि नाभिक रागी होता क्या है। नाभिक रागी होता क्या है, तो जो नाभिक रागी होता है वह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो अगर जो नाभिक रागी होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास अधिकता होती है, तो यह जो होता है वह उस भाग पर आक्रमण करता है जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या जहां कार्बोकैटायन होता है, इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है वहां इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु या न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो नाभिक रागी का वास्तव मतलब ये होता है कि नाभिक रागी जो होता है वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु होता है, वह सदैव क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करता है जहां पर धनावेश होता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्रियाधार परमाणु है, ये हो गया क्रियाधार, मान लीजिए यहाँ हेलोजन लिया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं नाभिक रागी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, NU- से या NU से। ठीक है, अभी ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन और हेलोजन दोनों में जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि हेलोजन। कार्बन और हेलोजन में दोनों में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, हेलोजन होता है। अगर ये हेलोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पर क्या आएगा बच्चों, पार्शियल निगेटिव आएगा, और इस पर क्या आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। देख ध्यान से रखिए, इसको कहते हैं पार्शियल, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश। तो ये आंशिक ऋणावेश इस पे आया है, इस पे क्या है, आंशिक धनावेश या पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये क्रियाधार है।
क्रियाधार है। और ये क्या है, ये नाभिक रागी है, नाभिक रागी है। तो ये क्रियाधार है और ये क्या है, नाभिक रागी है। तो अब ध्यान से देखिए रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऐसे होता है कि जो नाभिक रागी होता है वो अटैक कर देता है इस पर। अगर नाभिक रागी इस पर अटैक करेगा तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो प्रोडक्ट जो है इस प्रकार से बन सकता है, ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल और क्या होगा, हेलोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते किसे हैं, ये तो रिएक्शन हो गया। अब हम आपको बता दें कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते किसे। तो परिभाषा ऐसे होगा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक रागी, ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक रागी क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करता है जहां पर हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से क्या होता है बच्चों, धनावेश होता। एक और बार सुन लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक रागी क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करता है जहां पर हैलोजन परमाणु से आबंधित हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश होता। तो इसका डेफिनेशन होता है। अभी हम आपको बता दें, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होता क्या है, परिभाषा बता दिया गया। अब इसका एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि वास्तव में होता क्या है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले ये। अभी प्रकार बताना है। वास्तव में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक होता है बच्चों SN1, एक होता है SN2। SN1 को कहते हैं या SN2 को क्या कहते हैं अभी थोड़ी देर में बताएंगे हम। पहले सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका केमिकल समीकरण लिखे ऐसे होगा, देखो ये RX हो गया, RX, ठीक है। और इसका रिएक्शन किससे हुआ है, न्यूक्लियोफाइल से। किससे हुआ, न्यूक्लियोफाइल से। और न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्शन हुआ है तो प्रोडक्ट आपका क्या बना हुआ है, RNU बना हुआ है, और बाहर क्या निकला था, X या हेलोजन माइनस निकला था। ये इस प्रकार से रिएक्शन हुआ था। अरे यहाँ R के स्थान पे कार्बन लिया गया था, सेम वही तो है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम जो नाभिक रागी लिए हुए हैं वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक NaOH है, इसको बोलते हैं बच्चों कास्टिक सोडा, और हमें क्या चाहिए, ऋणावेशित परमाणु चाहिए इसमें। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, Na+ और OH- में टूट जाता है। ये क्या होता है, Na+ और OH- में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। अगर इसमें हम आपसे पूछें कि आप ये बताओ इसमें नाभिक रागी कौन सा है, तो आप सिंपली बताएंगे कि OH-, क्योंकि इसी पर तो ऋणावेश है, यही तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है। तो उस हिसाब से ये क्या है बच्चों, ये नाभिक रागी है। तो अब हम क्या करें, हमें नाभिक रागी तो मिल गया है, अब हम रिएक्शन करके देखते हैं। मान लीजिए हम कार्बन के स्थान पे कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, और मान लीजिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है, CH3 CH2Br, ये ब्रोमीन हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर हम करा दें, किससे करा दें, NaOH से। किससे करा दें, NaOH से, ठीक है। हम NaOH में जानते हैं ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित, ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, और ये जो ऋणावेशित वाला पार्ट है यही क्या है बच्चों, नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है, ठीक है। और यहां देखो ध्यान से, इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये कार्बन, ये क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन जो है कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो उस हिसाब से इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इसका रिएक्शन अगर करेंगे हम तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, देखो ये नाभिक रागी क्या करेगा, कार्बन परमाणु पे आक्रमण कर देगा। अगर ये नाभिक रागी कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा तो ये हेलोजन यहां से निकल जाएगा। तो उस हिसाब से जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, CH2 और क्या होगा, OH, और क्या बाहर निकल जाएगा, NaBr। क्या बाहर निकल जाएगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। और आपका ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। एथेनॉल को सिंपली क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है, ये ब्रोमो एथेन, क्या है बच्चों, ब्रोमो एथेन। और ये आप जान ही रहे हैं ये क्या है, कास्टिक सोडा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है बच्चों, ये सोडियम ब्रोमाइड है। ये पहला तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम अगला ले लें,
ये H2O, ठीक है। तो अगर H2O की बात करें, H2O की बात करें तो H2O में क्या होता है बच्चों, ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। H2O जो होता है वो H प्लस OH माइनस टूटता है। कैसे, देखो ऐसे, ये H हो गया, ये OH हो गया, तो ये क्या हो गया, H प्लस में टूट जाएगा, ये OH माइनस में टूट जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि इसमें नाभिक रागी कौन सा है, तो आप सिंपली बताएंगे OH माइनस है, क्योंकि OH माइनस पर ही ऋणावेश है, और ये ऋणावेश क्या दर्शा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो अगर रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, देखो अगर रिएक्शन करा दिया जाए, मान लीजिए हम लिए CH3 CH2 और Cl ले चुके हैं, ठीक है, Cl हो गया, और अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, हम H2O से, और H2O जानते हैं इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। तो इस पे देख रहे हैं आप ये कि इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अरे OH माइनस पे ऋणावेश आ गया, इस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। और अगर यहाँ की बात करें, इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हेलोजन जो है कार्बन की तुलना में क्या है बच्चों, अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो अगर इनका रिएक्शन होगा तो जो OH माइनस है, ये जो नाभिक रागी है, वो धनावेश पर आक्रमण कर देगा। अगर ये नाभिक रागी धनावेश पर आक्रमण करेगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बनेगा, OH बनेगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया आपका। और ये क्या है, OH माइनस है, और ये क्या है, HBr है। आपका ये बना क्या है बच्चों, ये एथेनॉल बना हुआ है, एथेनॉल क्या बना हुआ है, एथेनॉल बना हुआ है। और ये क्या है, क्लोरो एथेन है, ये क्लोरो एथेन है, आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। एक और हम आपको बता दे रहे, आप करिएगा, जब हम बता दें, देखो ऐसे Na हो गया, OR हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड है ये। अगर हम बात करें इसमें जो है सोडियम एल्कोक्साइड है, और अगर हम आपसे पूछें सोडियम एल्कोक्साइड में नाभिक रागी कौन सा है, नाभिक रागी कौन है, तो आप बताएंगे सोडियम एल्कोक्साइड में जो नाभिक रागी है वो क्या है, OR माइनस है, यही तो है, OR माइनस है, और इस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। अरे ऐसे ही होगा, देखो तो इस पर क्या आएगा, ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, तो इस पर क्या आएगा, इस पर ऋणावेश आएगा। अगर इस पर ऋणावेश आता है तो आप सिंपली कह सकते हैं ये क्या है, नाभिक रागी है। अरे न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है, क्योंकि इस पर ऋणावेश है। तो अगर इनका रिएक्शन होगा बच्चों, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ देखो कर दे रहे हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और क्या हो गया, मान लीजिए Cl हो गया। अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम NaOCH3 से, ठीक है, अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, या इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया है तो आप कहेंगे ये परमाणु क्या है, ये जो वाला है, ये जो ऋणावेश जिस पर है, तो ये क्या है, नाभिक रागी है। तो सिंपली इस बात है कि नाभिक रागी क्या करेगा, धनावेश पर आक्रमण कर देगा। तो अगर ये धनावेश पर आक्रमण करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 OCH3, और आपका बाहर क्या निकला है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आप जान रहे हैं ये क्या है, ये क्लोरो एथेन है, क्या बच्चों, ये क्लोरोएथेन है। और ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका देख रहे हैं, ये ईथर बना हुआ, क्या बना हुआ है, ईथर बना हुआ है। इसका अगर नाम से पूछे हम आपसे तो आप बताएंगे इसका जो नाम है वो क्या है, मेथॉक्सी एथेन है, क्या है, मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम हो गया, ईथर हो गया। या इसको बोल सकते हैं मेथिल एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो अभी बताया गया, ये क्या था, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया का 2-4 एग्जाम्पल था जो कि हम आपको बताए हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कितने प्रकार का होता है, और वास्तव में 2 प्रकार का होता है, और दोनों प्रकार को हम जो डीपली में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।